हाय गाइस, दिस इज सी ए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मे 25 अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया है। देखो कब आता है वो, और इस बार मे 25 में लग रहा है कि कंफर्म आएगा। आओ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसकी जर्नल एंट्री जल्दी से रिवाइज करानी पड़ेगी। तो ये हमारे क्लास के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं बेटा। अब आप समझना चीजें देखो। मैं यहाँ पर ये जर्नल एंट्रीज बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगा, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट में मैं आपको सारा रिवाइज करा दूंगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा मे 25 अटेम्प्ट के लिए नहीं, बट आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए सारे चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की भी वीडियोस आपके साथ लेकर के आऊं। ठीक है, सितंबर 25 के लिए तो कंफर्म आ जाएगी कॉन्सेप्ट की वीडियोस, कंपाइलर की वीडियोस और स्टडी मैट तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है, आइए जी फोकस करते हैं। समझना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में टोटल 3 चीजें आती है: नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलेशन। ठीक है, रिकंसिलेशन बहुत ज्यादा आसान है इसमें। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बेटा जब अकाउंट्स और कॉस्ट अपने खाते अलग अलग चला रहे हैं, अकाउंट्स अलग अलग बन रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग हो रही है। तो जितने भी अकाउंट्स में रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये सब हमें कॉस्ट में नहीं चाहिए। कॉस्ट में तो सिर्फ खर्चे चाहिए होते हैं, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट तो कॉस्ट में आते हैं। और रियल पर्सनल की जगह क्या यूज होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप चाहे जो मर्जी नाम यूज करो, चाहे कॉस्ट लेजर चाहे जनरल एडजस्टमेंट, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, आओ, गुड्स का फ्लो कैसा होगा? तो गुड्स के फ्लो में हमारे को 4 चीजें याद रखनी होती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप लेकर के आओगे तो सबसे पहले हम स्टोर में लेकर के आते हैं, इसलिए पहला नाम आएगा स्टोर। हर नाम के पीछे लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसमें मत फंसना। ठीक है, बाकी मैंने क्लास में एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करी है, अभी रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लूंगा। ठीक है, स्टोर से फिर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन फैक्ट्री में होती है, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन को अपन बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, इसीलिए नाम पड़ा WIP, लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर यहाँ से फिनिश गुड्स बन करके वेयर हाउस में जाते हैं। फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स गोदाम में जाएंगे। याद है तारक मेहता देखते हो? तारक मेहता गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, पीछे गोदाम बना हुआ है वही। तो फिनिश गुड्स में वेयर हाउस जाते हैं, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसके बाद यहाँ से सब कुछ शोरूम में चले जाता है, तो शोरूम में जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये 4 नाम इस चैप्टर की जान है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना। बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या आएगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर का मतलब जहां पे रॉ मटेरियल रखा हुआ है। स्टोर से गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नाम हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फैक्ट्री से सामान गया वेयर हाउस में, नाम आ गया फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर वहां से सामान गया शोरूम में, उसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब देखो कितना आसान है। अगर मैं आपसे नॉर्मली चीजें पूछूं आप बता पाओगे? मैंने बोला फैक्ट्री को गुड्स मिले, तो गुड्स जिसको मिलते हैं डेबिट द रिसीवर। बोलो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर मतलब ये डेबिट हो जाएगा, WIP डेबिट, पूरा नाम लिखोगे लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू स्टोर लेजर कंट्रोल, जहां से सामान आएगा। ठीक है, अच्छा, शोरूम में गुड्स गए, कहां से जाएंगे? यहां से, तो एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू फिनिश गुड्स। जहां पे भी डेबिट मतलब रिसीवर और क्रेडिट मतलब गिवर। ठीक है, जैसे फैक्ट्री से कोई गुड वापसी गए तो अब स्टोर को मिले, तो स्टोर डेबिट टू WIP। अरे सर इतना आसान चैप्टर है? अरे सर बहुत आसान चैप्टर है। आओ, सबसे पहले मटेरियल करेंगे। मटेरियल देखना, तो बेटा मटेरियल में क्या होगा? जब भी आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो तो पहली एंट्री होती है, क्योंकि मटेरियल खरीद रहे हो तो मटेरियल कंट्रोल। आप खरीदोगे तो टू कैश करते हो, यहाँ कैश वैश नहीं होता, क्या लिखेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर मटेरियल लाओगे, मटेरियल रखोगे कहाँ पे? चिंटू के पास। चिंटू कौन है? स्टोर वाला बंदा, तो वहां पर जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? स्टोर डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल को सर क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि ऑलरेडी डेबिटेड था। और स्टोर को डेबिट क्यों करा? क्योंकि स्टोर में सामान आ गया। ठीक है सर, इसकी क्या हम कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल, कंबाइन एंट्री भी पास कर दो। मटेरियल कंट्रोल से मटेरियल कंट्रोल गया, एंट्री क्या पास हो जाएगी? स्टोर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ, पहली एंट्री में कोई दिक्कत है कि मैं मटेरियल खरीद के लाया और मैंने मटेरियल को स्टोर में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। स्टोर डेबिट है ना, क्योंकि स्टोर को मिला है, और टू कॉस्ट लेजर, खत्म हो गया। दूसरा पढ़ना बेटा, इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ICAI जहां जहां जो जो पूछेगा सब डाला हुआ है इसमें। सर सर सर, मैंने कहा बोलो हाँ हाँ हाँ। कह रहे ये PDF कहाँ मिलेगी? PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर दे भी रखा सब कुछ, और आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल। आओ देखना,
मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को कोई मटेरियल वापसी करा, तो जब खरीदा था तब एंट्री करी थी स्टोर टू कॉस्ट, तो वापसी करने पे एंट्री हो जाएगी कॉस्ट टू स्टोर्स, ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। परचेज रिटर्न का मतलब भी सेम है, ये नाम भी याद रखना, रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर। इसको ऐसे समझो, जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है ना, वैसे रॉ मटेरियल सप्लायर ने क्रेडिट करा, मतलब सप्लायर ने अपने पास लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा परचेज रिटर्न, ठीक है। एंट्री आपके सामने कॉस्ट टू स्टोर्स। अच्छा, मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा तो दो मटेरियल जाएंगे, या तो डायरेक्ट जाएगा या इनडायरेक्ट। तो बेटा जब भी डायरेक्ट मटेरियल सीधा जाता है फैक्ट्री में, तो स्टोर से निकला और फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री का नाम है WIP, तो एंट्री बनेगी WIP टू स्टोर, ठीक है। अगली इनडायरेक्ट मटेरियल भी अल्टीमेटली तो फैक्ट्री में ही जाएगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड की एंट्री करोगे। जल्दी बताओ ओवरहेड की एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमने खर्चा करा तो पहले एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड। किस चीज का खर्चा करा, मटेरियल, मटेरियल कहां से आएगा, स्टोर से, तो पहली एंट्री है। अब अल्टीमेटली WIP में ही जाना है, सब कुछ फैक्ट्री में ही जाना है, तो WIP को डेबिट कर दो और इसको नीचे ले आओ टू फैक्ट्री ओवरहेड। कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, तो ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे करने की एंट्री, कि फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, खर्चा इतने से हुआ, और टू स्टोर क्योंकि स्टोर से निकला है। अब ये होता है एब्जॉर्प्शन की एंट्री, की रिकवरी कितनी हुई है, क्योंकि ओवरहेड में खर्चा अलग रिकवरी अलग, पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता है। हाँ, तो यहाँ की एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड का पूरा अकाउंट बना के सिखाया। अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एक्चुअल के खर्चे आते हैं, यहाँ सारी एब्जॉर्प्शन आती है कि आपने रिकवर कितना करा। अब अगर खर्चा ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी, खर्चा कम है एब्जॉर्प्शन ज्यादा है ओवर रिकवरी, कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L में बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी, ठीक है। मटेरियल स्टोर पे वापसी आया, तो मटेरियल स्टोर पे वापसी आया, कहां से आया होगा, फैक्ट्री से, तो एंट्री क्या बनेगी, स्टोर टू WIP। ये तो हो गई डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। इनडायरेक्ट की क्या बनेगी, सर इनडायरेक्ट में भी स्टोर में आया, और आएगा कहां से, फैक्ट्री ओवरहेड से, ठीक है। ये देख लो कंबाइन एंट्री, स्टोर टू WIP बोल दो या स्टोर टू फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल दो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, ठीक है। आगे देखना, मटेरियल डायरेक्टली परचेज बाय फैक्ट्री, अगर मटेरियल सारा का सारा फैक्ट्री ने खुद खरीद लिया, फैक्ट्री खुद बाहर से लेकर आई है, तो WIP में आया मटेरियल सीधा, फैक्ट्री का मतलब WIP है, WIP में आया टू कॉस्ट लेजर, खत्म। एक जॉब से दूसरी जॉब पे गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो बस डेबिट मतलब जिसको मिला, जॉब 2 को मिला, और जॉब 1 क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला जॉब 100 से सामान गया 160 पे, तो एंट्री क्या करोगे, जॉब 160 डेबिट टू जॉब 100। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, मज्जा ही आ गया, सर मज्जा ही आ गया एकदम। अगर मज्जा ही आ गया तो एक बार अभी पहले ही 6-7 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट डाल दो अगर आपको मजा आ गया तो। मैं आपको गारंटी देता हूं आगे आपका चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा। आज देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेज इनवर्ड के एक्सपेंस। बेटा कैरेज इनवर्ड आपका मटेरियल के साथ ही जुड़ता है, मटेरियल चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो फ्रेट होता है, जो भाड़ा होता है फैक्ट्री तक लाने का, वो मटेरियल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल के लिए कोई खर्चा करा तो एंट्री क्या होगी, स्टोर टू कॉस्ट, क्योंकि खर्चा करा है, स्टोर डेबिट टू कॉस्ट, जैसे मटेरियल खरीदते हो। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कोई खर्चा करा, फैक्ट्री ओवरहेड, और साथ में तो टू कॉस्ट ही आएगा, ठीक है। सर लेकिन ऊपर तो आपने एंट्री बताई थी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, बेटा ये एंट्री थी इशू करने की, खर्चा करने की नहीं है, ये इशू करने की है कि स्टोर में कोई सामान रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल, वो फैक्ट्री में गया, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि इनडायरेक्ट है, टू स्टोर क्योंकि स्टोर से गया है। बट यहां तो मैंने खर्चा करा है ना, कैरेज इनवर्ड पे करा है, तो एंट्री क्या होगी, स्टोर टू कॉस्ट, ये हो गई डायरेक्ट की। इनडायरेक्ट की क्या हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट। सही है, हाँ सर बिल्कुल ठीक। आगे देखो, ये बहुत दमदार पॉइंट है, ध्यान से समझना, पेपर में आ सकता है भाई, जनरल एंट्री में आ गया तो। ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर इट वाज फाउंड दैट 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। सबसे पहले अगर आपने 100 यूनिट सप्लायर को रिटर्न करे तो लाने की एंट्री होती थी स्टोर टू कॉस्ट, यहाँ पर वापसी की एंट्री होगी कॉस्ट टू स्टोर। यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री हो गई कॉस्ट टू स्टोर। अब सुनना ध्यान से, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं करी, तो ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। इट्स परचेज इनवॉइस प्राइस इज 50। अब बात समझना, जब आप लेकर आए होगे तो आपने स्टोर टू कॉस्ट में एंट्री करी होगी 50 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट मतलब ऐसे होता है ना, अगर मैं बाहर से मटेरियल लाया तो परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू क्रेडिटर, तो कैश या क्रेडिटर तो सेम अमाउंट होगा 50 रुपए, तो अगर यहाँ 50 से क्रेडिट करा है तो डेबिट भी 50 से करूंगा, ठीक है। और यूनिट थे 100, ये हो गया 5000। लेकिन जो मेरे यहाँ से सामान गया है मैं अपने यहाँ पर वैल्यू कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, बात समझना।
मैंने आपसे सामान लिया, भाई आपसे सामान मैंने 50 का लिया तो पहले डेबिट करा होगा स्टोर टू कॉस्ट, एंट्री करी होगी स्टोर टू कॉस्ट, मैंने कॉस्ट में 50 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट 5,000 रुपए डाले होंगे। अब अगर मैं एंट्री रिवर्स कर रहा हूं तो तुम तो बोलोगे ना, अरे दादा 5,000 रुपए मेरी बुक में आपका अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हुआ है तो 5,000 से ही डेबिट होगा। हाँ सर ये कंफर्म है, ठीक है। अब मेरे यहाँ से सामान कितना गया, अरे मेरा धंधा है ना, मैं अपने स्टॉक को लीफो पे वैल्यू करूं, फीफो पे करूं, वेटेड एवरेज पे करूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करूं, वो मेरा झंझट है, मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो भाई मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूं कि वो यूनिट मेरे पास 48 में स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो 48 इंटू 100 मैंने रिकॉर्ड करा 4800, बाकी डिफरेंस कहां चला गया, बाकी डिफरेंस चला गया सारा कॉस्टिंग पीएनएल के अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल अगर रिपेयर के लिए कुछ दिए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं बहुत यहाँ पे जल्दी जल्दी चल रहा हूं क्योंकि मेरे को रिवाइज करके क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। बाकी इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से आएगी पूरी डिटेल में, ठीक है। अच्छा कोई भी रॉ मटेरियल रिपेयर के लिए इशू करा तो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल स्टोर से, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स। आगे आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं जो पेपर में आए हैं, जो आईसीएस स्टडी मटेरियल में है, सारे के सारे पॉइंट मैंने यहीं डाल दिए। आगे देखो, रॉ मटेरियल का कोई शॉर्टेज या लॉस हुआ, अगर एबनॉर्मल होगा तो नुकसान है, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट होगा, और नुकसान किसका हुआ है, उसका रॉ मटेरियल का, तो क्रेडिट किसको करेंगे, स्टोर को, क्योंकि रॉ मटेरियल से गया है, ठीक है। अच्छा और दूसरा अगर नॉर्मल है तो सर नॉर्मल में भी क्रेडिट तो स्टोर को करेंगे, ऊपर क्या दिखा दूं, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि नॉर्मल लॉस बाकी सब पे उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो ऊपर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, नीचे क्या आ जाएगा हमारा स्टोर्स, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल के लॉसेस में लिखा है इन्वेंट्री ऑडिट, कहीं पर भी आ जाए वर्ड इन्वेंट्री ऑडिट, ऑडिट के नाम से पता चला है तो एबनॉर्मल लॉस होगा। क्वेश्चन में कोई साइलेंट है, सीधा बस लॉस दे रखा है तो आप उसे नॉर्मल लॉस मान सकते हो, ठीक है। अच्छा सर क्रेडिटर का डाटा दे रखा है, अगर क्रेडिटर का डाटा दे रखा है तो पहले नॉन इंटीग्रेटेड में क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बनता, तो हम बनाएंगे मेमोरेंडम के नाम से, ठीक है सर। मेमोरेंडम के नाम से अकाउंट बना दिया, पहले ओपनिंग क्लोजिंग डालो, पेमेंट दे रखी है डालो, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर परचेज आ जाएगी। अब इस परचेज को जब मैं अपनी बुक्स में नॉन इंटीग्रेटेड में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं एंट्री करता हूं स्टोर टू कॉस्ट, तो जब आप स्टोर के लेजर में जाओगे तो स्टोर के लेजर में एंट्री आएगी स्टोर टू कॉस्ट, ठीक है जी। खत्म हो गया ये मटेरियल पूरा खत्म। अब देखो लेबर कितना आसान है, कोई भी वेजेस पेड या पेबल है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मटेरियल में एंट्री करी थी मटेरियल कंट्रोल टू कॉस्ट या कंबाइन एंट्री स्टोर टू कॉस्ट। अब यहाँ क्या एंट्री करूंगा, वेजेस कंट्रोल, और पैसे दिए हैं तो टू कॉस्ट, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट। वहां मटेरियल को स्टोर में लेके गए थे, इसको कहीं लेके ही नहीं जाना, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट वेजेस होगी डायरेक्ट वेजेस सीधा WIP को डेबिट करूंगा, ऊपर आएगा WIP, नीचे क्या आएगा, वेजेस कंट्रोल, क्योंकि पहले वेजेस कंट्रोल को डेबिट करा हुआ है। इनडायरेक्ट होगी, आपको एंट्री पता है, पहली फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, जैसे वहां फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर था, यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। दूसरी एंट्री में जाएगा WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब अल्टीमेटली WIP में जाता है, पर दो एंट्री से जाता है, ये इनकर की एंट्री, ये एब्जॉर्प्शन की एंट्री, जितना प्रोडक्ट पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा सर इनडायरेक्ट वेजेस तो ऑफिस एडमिन की भी हो सकती है, ऐसी इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है ऑफिस एडमिन का, तो एंट्री क्या करेंगे, वेजेस में, क्योंकि इनडायरेक्ट है ऑफिस का तो एडमिन ओवरहेड, बस ये चेंज होगा, एडमिन ओवरहेड टू वेजेस। अब समझना, फैक्ट्री ओवरहेड था तो अगली एंट्री में WIP आया, वैसे ही अगर एडमिन ओवरहेड है तो अगली एंट्री में क्या आएगा, फिनिश गुड्स, क्योंकि फैक्ट्री से सामान निकल के वेयर हाउस जा रहा था फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एडमिन ओवरहेड टू वेजेस, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स टू एडमिन ओवरहेड। अगर आपको कॉस्ट शीट अच्छे से पता है तो एडमिन के बाद फिनिश गुड्स तक आप पहुंचते हो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचते हो, ये सब वो है, ठीक है। या जैसे अगर मान लो आपका कोई मटेरियल होता है ऑफिस का, तो एंट्री क्या होती, एडमिन ओवरहेड टू स्टोर, बस यहाँ स्टोर आ जाता, बाकी पूरी एंट्री सेम होती, ठीक है। अगर कोई इनडायरेक्ट वेजेस शोरूम की है, शोरूम में कोई गार्ड बैठा है, उसकी पेमेंट करी, अब एंट्री क्या होगी, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू वेजेस, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनल शोरूम तक पहुंच चुके हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्सपेंस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है नॉर्मल एंट्री करनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना सीधा WIP में जाएंगे टू कॉस्ट। अब देखो अगर आपको अच्छे से क्लियर है, डायरेक्ट मटेरियल जाता है तो एंट्री होती है WIP टू स्टोर, डायरेक्ट लेबर जाता है एंट्री होती है WIP टू वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा सीधा WIP टू कॉस्ट। इनडायरेक्ट जाएगा, इनडायरेक्ट की सेम एंट्री है, देखो अगर इनडायरेक्ट फैक्ट्री से सामान गया तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट,
जैसे मटेरियल में यहाँ स्टोर आ रहा था, वेजेस में यहाँ वेजेस कंट्रोल आ रहा था, वैसे यहाँ पर एक्सपेंस में सीधा कॉस्ट लेजर आ जाएगा क्योंकि खर्चा करा। दूसरी एंट्री डिट्टो सेम है, आप देख लो WIP टू फैक्ट्री। ऑफिस का होगा एडमिन ओवरहेड टू कॉस्ट, दूसरी एंट्री सेम है फिनिश गुड्स टू एडमिन, ठीक है। सेम ऐसे शोरूम का है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ सर सही है। और एंट्रीज देखो खत्म हो गया बस चैप्टर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो 15 मिनट के आसपास हमारा हो जाएगा, है ना, 15-17 मिनट में हो जाएगा। गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वेयर हाउस में गुड्स गए तो फिनिश गुड्स को मिले, तो फिनिश गुड्स कहाँ से मिले होंगे, WIP से, तो फिनिश गुड्स टू WIP। अगर खाली फिनिश गुड्स लिखा आ रहा है इसका मतलब भी ये है, गुड्स फिनिश एट कॉस्ट लिखा आ रहा है इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। गुड्स ट्रांसफर टू शोरूम, शोरूम में गुड्स गए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से गए, वेयर हाउस से, तो कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स, ठीक है। अगर खाली कॉस्ट ऑफ सेल लिखा आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा आ जाए, बात सेम है, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अब ये एंट्री देखना थोड़ी सी बढ़िया है, ICI के क्वेश्चंस में भी मिलेगी। सेल्स रिटर्न यहाँ पर ये नहीं है कि आपको आपके कस्टमर ने दिया, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट लिखा है। एट कॉस्ट का मतलब कस्टमर से तो आ गया था, शोरूम से बाद में वेयर हाउस में वापसी आया, इसका मतलब ये है। सेल्स रिटर्न आगे लिखा है एट कॉस्ट, एट कॉस्ट तो कस्टमर कॉस्ट पे थोड़ी ना देगा, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट का मतलब शोरूम ने हमें दिया है, किसको, वेयर हाउस को, तो एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल, या इसको इस नाम से ही बोला जाता है कस्टमर का रिटर्न एट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट को अगर कॉस्टिंग पीनल में लेके जाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, कॉस्टिंग पीनल को डेबिट करो और कॉस्ट जाएगी तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल को कैसे रिकॉर्ड करोगे, जनरल एंट्री होती है कैश टू सेल्स, नॉर्मल अगर एंट्री करोगे तो कैश टू सेल, हमारे में कैश नहीं होता तो हम क्या कर देंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू सेल्स। फिर इस सेल को कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा, पीएनएल में इस साइड आएगा सेल, तो एंट्री क्या होगी, सेल डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, ये देखो, ठीक है। कोई ओवरहेड ज्यादा ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो मेरा फायदा है कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा और जो ओवरहेड है वो ऊपर डेबिट हो जाएगा। जो ओवरहेड है आपका अंडर एब्जॉर्ब में मेरा नुकसान है तो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट हो जाएगा और वो ओवरहेड नीचे आ जाएगा। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, तो एंट्री क्या करूंगा, कॉस्टिंग पीएनएल टू फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने आपको बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, इसका मतलब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है ना। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। हाँ सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, ये सारे क्वेश्चन जो इसमें जनरल एंट्रीज लिखी हैं बेटा सारी कंपाइलर वाली हैं। देखो खत्म हो गया, बस ये है, ये देखो इसके बाद इंटीग्रेटेड चालू हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म है, देखना। देखो और क्या आएगा, एडमिन और सेलिंग का ओवरहेड ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए कि एडमिन और सेलिंग का खर्चा पीरियड कॉस्ट है तो लिखा आएगा चार्ज ऑफ टू पीएनएल अकाउंट, मतलब उसे सीधा पीएनएल में लेके जाओ। तो एडमिन और सेलिंग के ओवरहेड का आपने अकाउंट बनाया, कोई भी बैलेंस बच रहा है सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। अदरवाइज ये इसका जो बैलेंस होता है वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर लिखा आ गया अगर क्वेश्चन में कि पीरियड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट का मतलब पीएनएल एक पीरियड का बनता है तो सीधा इसको पीएनएल में लेकर के चले जाओ, ठीक है। अगर कहीं लिखा जाए WIP रिजेक्टेड, वर्क इन प्रोग्रेस रिजेक्ट हो गया तो जनरली होता नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस है, डेबिट होगा कॉस्टिंग पीएनएल और नीचे क्या दिखा दूंगा, WIP रिजेक्ट हुआ है तो टू WIP। अब मान लो इसी एंट्री में आपको कुछ पैसा मिल गया कि WIP रिजेक्ट हुआ था, आपने कबाड़ी वाले को बेच दिया, कबाड़ी वाले ने पैसे दे दिए, कबाड़ी वाले ने पैसे दिए तो बैंक डेबिट होना चाहिए, बट हम बैंक ना डेबिट करके क्या कर देंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि जितने भी फालतू के अकाउंट होते हैं उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखो कॉस्ट लेजर में आ जाएगा, कोई अगर आपको पैसा मिला सेल वैल्यू, यहाँ पे टोटल अमाउंट रिजेक्टेड, कॉस्टिंग पीरियड में नुकसान चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो और अगर आप बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना रहे हो, अब तो कंप्लीट हो गई ना, कंप्लीट हो गई तो एसेट बन गई, एसेट बन गई तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में डाल देना। क्योंकि ये देखो हमने सबसे पहले ही ये पढ़ा था, अगर आपको दिखाता हूं, हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। देख लो सारी की सारी एंट्रीज वगैरह सब कुछ हो चुका हमारा ऑलमोस्ट। हमने सबसे पहली बार में ये पढ़ा था, कोई भी रियल अकाउंट हो, कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल आता है। तो मतलब अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब तो भाई कंप्लीट हो गई, एसेट बन गई, एसेट बन गई तो उसे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। और ट्रांसफर कहाँ कर दोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड में कॉस्ट के सारे अकाउंट्स आएंगे, अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको एंट्री करनी है कोई भी, जैसे यहाँ एंट्री दिखाता हूँ सीधा, पहले आप ये पढ़ लो एक बार, देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा जूम कर दो, हाँ अब ठीक है, देखो ये लो, अब पढ़ना आप, देखो क्या लिखा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल।
इसकी जगह फाइनेंशियल अकाउंट वाले सारे अकाउंट आएंगे, रियल और पर्सनल, और कॉस्टिंग पीएनएल की जगह खाली पीएनएल आएगा। जैसे एंट्री बताता हूं, अब वेजेस पेड करी तो पहले एंट्री कर रहे थे वेजेस टू कॉस्ट, अब क्या एंट्री हो जाएगी, अब एंट्री हो जाएगी वेजेस टू बैंक। मतलब कॉस्टिंग वाले सारे अकाउंट्स हैं, कॉस्ट लेजर की जगह जो नॉर्मल आता था वो लिख दो, ठीक है। अगली देखो फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड पेबल। जैसे ऐसा होता है ना एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वैसे कर रखी है एंट्री, ठीक है। अच्छा और देखो, अगर किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। डेप्रिसिएशन कहाँ होता है जनरली फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री की मशीन्स पर लगता है, या जहां का भी डेप्रिसिएशन हो, एडमिन ओवरहेड हो, सेलिंग हो, तो डेप्रिसिएशन जनरली फैक्ट्री का होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे और लेकर जाएंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है तो ये एंट्री वहां पर जानी चाहिए। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। लास्ट आता है आपका रिकंसिलेशन। अब रिकंसिलेशन के लिए कभी कभी वो अकाउंट बोल देता है आपको, तो अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, फिर इस पे आऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से समझेंगे। आओ, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए, पहले क्वेश्चंस करेंगे हम सारे। आ जाओ, मैं एक फाइल ये और खोल लेता हूं ताकि आंसर्स सामने सामने आ सके, ठीक है। हाँ जी, देखो सारी की सारी एंट्री हमने सीख ली है, पूरा का पूरा वैसे ही बनाया है जैसे आईसीआई में बना हुआ है। देखो ये इलस्ट्रेशन 1 है और इसका आंसर 7.11 से है ना, मैं सामने खोल लेता हूँ इधर 11वां पेज, देखना जी, अब समझना, इसको इतना रखते हैं, ठीक है। लो जी देखो, सबसे पहले बोला क्या है, आपको बैलेंस दे रखे हैं, तो ये तो बैलेंस डाल दोगे। स्टोर लेजर का अकाउंट बनाओगे, डेबिट में बैलेंस, डेबिट डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है इसका, और कॉस्ट लेजर का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ। सबसे पहला फिनिश प्रोडक्ट, मैंने बोला था कहीं पर भी लिखा है फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, मतलब एंट्री होगी फिनिश गुड्स, कहाँ से सामान आया होगा, WIP से, फिनिश गुड्स टू WIP, सही है ना। ये देखो पहली एंट्री फिनिश गुड्स टू WIP, ठीक है। खर्चा करा, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा करा, तो एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा होगा कैश या बैंक से, हम क्या यूज करेंगे, टू कॉस्ट लेजर। आओ, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर। बेटा जनवरी में जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आया था, छोड़ना मत, और जनरल एंट्री आती है तो लेजर अकाउंट में डालना, आपकी हेडेक है वो आप डाल लोगे। रॉ मटेरियल परचेज, एंट्री क्या होगी, सर स्टोर टू कॉस्ट, स्टोर टू कॉस्ट। आओ, स्टोर टू कॉस्ट। आगे देखो फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस का मतलब होता है, कुछ नहीं लिखा तो डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि नीचे दे रखी है इनडायरेक्ट, तो दोनों की एंट्री साथ में कर सकता हूं। पहले वेजेस पे हुई होगी तो पहले वेजेस पे करने की एंट्री करो, एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट। फिर इसके बाद इस वेजेस को आप आगे डालोगे, प्रोडक्ट पे डालोगे, तो एंट्री होती है WIP टू वेजेस। ये एंट्री होगी WIP टू वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की। और दूसरी एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, ये कौन सी होगी, इनडायरेक्ट की, ठीक है। ये देखो पहले खर्चा करा, फिर उस खर्चे को अलग अलग कर दिया, डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना। जो डायरेक्ट है वो WIP में जाएगा यहाँ से, जो इनडायरेक्ट है वो यहीं से कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। आओ चेक करते हैं, पहले इनकी कंबाइन एंट्री कर दी होगी, कंबाइन एंट्री करी पहले, WIP टू वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, ठीक है। आ रहा मजा भाई, इतनी जल्दी जल्दी अगर आपसे हो पा रहा है ना तो भाई मजा है, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ाने वाला बंदा बहुत अच्छा है। आओ देखो, कॉस्ट ऑफ सेल, सीधा कॉस्ट ऑफ सेल, एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा है तो उसको डेबिट कर दो, सामान कहां से आएगा, फिनिश गुड्स से, कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स। अगली एंट्री दिखाता हूं, ये लो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अगली एंट्री समझना, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इशू टू प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में गया, कहां से जाएगा, स्टोर से, WIP टू स्टोर, WIP टू स्टोर। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था ना कि वो जो फ्लो बना हुआ था कि सबसे पहले स्टोर है, फिर WIP है, फिर फिनिश गुड्स है, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल है। ये इस चैप्टर की जान है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ए तो हमारा जान है, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं, ऐसे कुछ बोलता है ना वो, तो ये भी ऐसा ही है, इस चैप्टर की जान है रे, ए फगोनिया, ये वही है रे। आओ, सेल रिटर्न एट कॉस्ट, आपको पता है सेल रिटर्न एट कॉस्ट का मतलब शोरूम से सामान मेरे पास आया मेरा उस पर, तो फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आपने मटेरियल रिटर्न करा तो एंट्री पहले होती थी स्टोर टू कॉस्ट, अब उल्टी कॉस्ट टू स्टोर्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर्स। आगे देखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा डाला है आगे WIP पे, फैक्ट्री ओवरहेड है ना। आपको पता ना फैक्ट्री ओवरहेड की दो एंट्री होती थी, पहली एंट्री करते थे आप, अगर कोई खर्चा हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, खर्चा तो हो गया, अब इस खर्चे की दूसरी एंट्री करते थे ना WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये एंट्री पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन वाली, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। चैप्टर खत्म, लेजर अकाउंट आप खुद बना लोगे। ये देखो इसने आगे लेजर बना रखे हैं, लेजर्स आप बना सकते हो, स्टोर लेजर कंट्रोल, एंट्री करते चलो डबल डबल बस, ठीक है। सारे बन जाएंगे, जो जो लेजर वो पूछेगा वैसे आप बना दोगे, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बना दोगे, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। मेन सारी जनरल एंट्रीज है। आओ यहाँ से आगे चलेंगे अपन,
ठीक है, ये आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 के तो सीधा सीधा अकाउंट बना रखे हैं। आ जाओ अपन एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, पहले तो ये सारे ओपनिंग बैलेंस डाले होंगे। पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या बोला है, सारे अकाउंट बनाओ और लास्ट में बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ। बना देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल का मतलब स्टोर लेजर भी होता है। देखो नीचे लिखा है, इसको आप स्टोर लेजर कंट्रोल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका बैलेंस है इतना, WIP का बैलेंस इतना, फिनिश गुड्स का बैलेंस इतना। पहले ये देख लेते हैं, इसका बैलेंस डाला। ठीक है, WIP और फिनिश गुड्स का बैलेंस था ना, ये देखो WIP का बैलेंस डाला, इसके बाद फिनिश गुड्स का बैलेंस डाला। आगे आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का है, एडमिन ओवरहेड का है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बैलेंस है। ठीक है, ये देखो एडमिन ओवरहेड का बैलेंस डाला क्रेडिट साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का डाला, और सेलिंग ओवरहेड कहाँ गया हमारा, सेलिंग ओवरहेड बनाया इन्होंने, ये ना सेलिंग ओवरहेड बनाया, उसका बैलेंस डाला। इसके बाद क्या है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का बैलेंस डाला, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये ना इसका बैलेंस डाल दिया। सही है। अब देखो, अब आपको नॉर्मल एंट्रीज करनी है। मैं सिर्फ एंट्रीज दिखाऊंगा क्योंकि डबल डबल एंट्री है उसकी, हर जगह डबल। जैसे एक बता देता हूँ, मटेरियल परचेज टू जॉब्स, मटेरियल परचेज करा बेसिकली, एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट। ये देखो, जब स्टोर टू कॉस्ट करी तो यहाँ पर भी एंट्री आई होगी सेम अमाउंट से, 4 यही था ना, तो स्टोर टू कॉस्ट ये भी एंट्री हुई, और ये एंट्री आपके ऊपर भी गई होगी स्टोर टू कॉस्ट, स्टोर टू कॉस्ट। बस ऐसे डबल डबल एंट्री करते चलना। अगली एंट्री मटेरियल इशू करा जॉब्स में, तो इशू करा है तो क्या होगा, WIP टू स्टोर्स, WIP टू स्टोर्स चेक करा देता हूँ। ये देखो WIP टू स्टोर्स, साथ में WIP के अकाउंट में भी एंट्री डाल देना, WIP का अकाउंट ये रहा टू स्टोर्स। सही है, बस ऐसे आप एंट्रीज करते चलो। अब मैं आपको बताते चलता हूँ, मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस का मतलब रिपेयर वगैरह है, तो एंट्री क्या आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स। ठीक है, मटेरियल एडमिन में दिया, बीच बीच में चेक भी कराते चलूंगा। देखो मटेरियल एडमिन में दिया, एंट्री होनी चाहिए एडमिन ओवरहेड टू स्टोर्स। आओ एंट्री चेक करते हैं, क्या एडमिन ओवरहेड टू स्टोर करिए एंट्री, कहाँ है एडमिन ओवरहेड, ये रहा एडमिन ओवरहेड, कहाँ गया, ये रहा एडमिन ओवरहेड टू स्टोर 3400 रुपए। इतना मटेरियल सेल डिपार्टमेंट में दिया, एंट्री होगी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू स्टोर्स। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एंट्री हो रही होगी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू स्टोर्स। ये देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू स्टोर्स 7200। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंट्री क्या करोगे, अभी आपको एंट्री आती है, मैं सारी आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ, जनरल एंट्री समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंट्री करोगे, पहली वेजेस टू कॉस्ट कंबाइन एंट्री, और इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, WIP टू वेजेस। WIP टू वेजेस में कौन सा जाएगा, डायरेक्ट वाला, और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, इसमें क्या जाएगा, इनडायरेक्ट वाला। अब आपको चेक भी करा देता हूँ, बीच बीच में मेरा मन नहीं मानता ना, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ भाई हमने सही से करा है। वेजेस टू कॉस्ट, दूसरा WIP टू वेजेस, और फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, कंबाइन एंट्री आप पास कर सकते हो। और इसके साथ साथ दूसरी जगह भी क्रॉस पोस्टिंग साथ के साथ करनी है, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल अभी हमने करा था, इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट। अब दिखाता हूँ, ये ना फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन दिखा रखा है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट। एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी, एब्जॉर्ब करा है कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो एंट्री जाएगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, एडमिन ओवरहेड इनकर करा, अगर खर्चा करा है तो एंट्री होगी एडमिन ओवरहेड टू कॉस्ट। अब उसको प्रोडक्शन पे लेके गए हो तो फिनिश गुड्स टू एडमिन ओवरहेड। बस एंट्री आपको पता ही है सारी, वो नोट अगर आपने कर लिया ना, नोट्स के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एंट्री नहीं है जो छूट जाए। एडमिन ओवरहेड जो सेल्स डिपार्टमेंट में गए हैं, एडमिन के ऐसे खर्चे जो सेल्स डिपार्टमेंट में गए हैं। अब क्या करूंगा, ऊपर दिखा दूंगा सेलिंग, ये देखो एडमिन के ओवरहेड जो सेल डिपार्टमेंट में गए हैं, ये देखो एडमिन में जाता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये आ गया एडमिन, और देखो एलोकेटेड है, एलोकेटेड का मतलब जैसे सेलिंग ओवरहेड जो होता है, अगर वो एलोकेट होता है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, नीचे क्या आएगा, टू एडमिन ओवरहेड। चेक करें, ये एंट्री है 14800 की, हाँ ठीक है। जैसे सेलिंग ओवरहेड होता है वो फिर वहां से जाता कहाँ है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है ना। अब उसने बोला एडमिन के कुछ खर्चे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ, तो एक तरीके से ट्रीटमेंट सेलिंग ओवरहेड जैसा होना चाहिए, तो एलोकेट करा, एलोकेट का मतलब खर्चा नहीं करा, खर्चा दिया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल टू एडमिन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग के खर्चे करे, एंट्री होगी सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट। ठीक है, दूसरी एंट्री सेम होगी यही, कॉस्ट ऑफ सेल टू, नीचे आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी फिनिश गुड्स, बन गए कहां से आएंगे, WIP से। फिनिश गुड्स सोल्ड हो गए, क्या एंट्री करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टू फिनिश गुड्स। आप ये छोड़ देना कि बैलेंस तो आएगा बचेगा, सारे बैलेंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल की एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी कॉस्ट टू सेल्स, है ना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू सेल्स, जैसे कैश टू सेल होती है, फिर सेल टू कॉस्टिंग P&L। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद आप एंट्रीज करते चलो। ठीक है,
ऐसे एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर आपको एंट्री सही से आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेटेड। आओ इंटीग्रेटेड देखेंगे साथ में। जनरल करना है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इधर आंसर खोल लेता हूँ इसका, साथ में आपको मैच कराते हुए चलूंगा। आओ देखना क्या है, समझना। सबसे पहला रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस अभी तक आप एंट्री क्या कर रहे थे, स्टोर टू कॉस्ट। अब क्या करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड में एंट्री क्या होगी, स्टोर टू कैश या बैंक या क्रेडिटर्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो स्टोर टू पेबल या बैंक, कुछ भी दिखा दो, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, सेम एंट्री आएगी WIP टू स्टोर्स, WIP टू स्टोर्स। वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट, तो पहले तो नॉर्मल एंट्री कर दो, वेजेस टू कैश या बैंक, और दूसरी में WIP टू वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, बस कैश बैंक आएगा उसकी जगह। WIP ये आ गया वेजेस टू बैंक, नीचे एंट्री करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड और WIP टू वेजेस 30% और 70%, ठीक है। चार्ज टू प्रोडक्शन, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन हमने एंट्री कर दी, ठीक है। और ये देखो चार्ज टू प्रोडक्शन में 84,000 था, 84,000 हमने यहाँ दिखा दिया, WIP टू वेजेस, ठीक है। अगला मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हुए एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, कॉस्ट नहीं आएगा बैंक आएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड टू बैंक, कॉस्ट लेजर मत लिखना क्योंकि इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हो, अब इंटीग्रेटेड में नहीं आता। चार्ज टू प्रोडक्शन एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, देखो दिखाता हूँ एंट्री क्या होगी, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। आ गया हो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया, खर्चा आया तो इनकर करोगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक, ठीक है। खर्चा डालने को नहीं बोला, हम भी नहीं डालेंगे। फिनिश प्रोडक्ट एंट्री होती है, फिनिश गुड्स आएंगे कहां से, तो फिनिश गुड्स टू WIP, फिनिश गुड्स टू WIP। आगे आ जाओ, सेल्स करी, नॉर्मल सेल करी, कैश टू सेल्स, यहां पर तो एंट्री सीधा होगी। अच्छा कहा गया ये देखो ये डाला हुआ इसने, है ना, कैश या डेटर टू सेल्स। अच्छा ये एंट्री कौन सी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली, ये देखो 220 वाली एंट्री है ना। मैं बताता हूँ कहाँ से आएगी। जो ये खर्चे हुए थे ना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और एडमिन ये वाले खर्चे, ये सब उठा करके कॉस्ट ऑफ सेल में ले गए, ठीक है। ये सब कुछ उठा करके कॉस्ट ऑफ सेल में लगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स और ये, क्योंकि फिनिश गुड्स तक सारा कुछ हो चुका है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल मेरा डेबिट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू क्या आएगा, एक तो फिनिश गुड्स से सामान आया और साथ में सेलिंग एंड ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अच्छा और सेल हो गई, सेल हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कुछ है नहीं। रिसीट फ्रॉम डेटर एंट्री होगी बैंक टू डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है। या आया बैंक टू डेटर, या आया क्रेडिटर टू बैंक। बताओ 11th 12th क्लास की बच्चों की एंट्री तुमसे सीए इंटर पे पूछ रहा है और तुम कहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टफ चैप्टर है। मेरे को कल 4 बच्चों के, पता नहीं 6 बच्चों के मैसेज आए थे, सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की वीडियो ले आओ प्लीज, समझ नहीं आ रहा चैप्टर, अब जरा बता देना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इतना सिंपल चैप्टर है कि क्या ही बताऊं। आओ एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है। अकाउंट बनाने मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं, अकाउंट आप खुद बना लेना, ठीक है। इंटीग्रेटेड मेथड के हिसाब से बनाने हैं और इंटीग्रेटेड है, आ जाओ देख लेते हैं। सर बैलेंस डालने, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, तो प्रीपेड है, डेबिट बैलेंस आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, चेक करा देता हूं, आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट बैलेंस क्योंकि प्रीपेड अमाउंट था, ठीक है। अच्छा यहाँ तक सर सही है सब कुछ, आगे चलेंगे देखना। मटेरियल परचेस करा, एंट्री बताओ स्टोर टू कॉस्ट। मटेरियल इशू करा तो प्रोडक्शन में करा है तो एंट्री होगी WIP टू स्टोर, फैक्ट्री में करा है तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन द बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच में जा रहा है, हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री करूँ कहाँ से, या तो दे रखा हो इस बैच से इस बैच में जा रहा है, कुछ नहीं दे रखा। टोटल वेजेस दी तो पहली एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट, दूसरी डायरेक्ट वर्कर्स की होगी WIP टू वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, ठीक है सर। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, बैचेस दे रखा है, इसकी एंट्री यही WIP टू वेजेस होगी, ठीक है। रिकॉर्ड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। अब देखो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, कहां पर जाना चाहिए खुद बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए ना, तो एंट्री क्या पास करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, ठीक है। एंट्री देख सकते हो आप, जैसे नॉन प्रोडक्टिव टाइम वाली दिखा दूं एक बार, वेजेस बनाया होगा ना, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस 5000, सही है। तभी कह रहा हूँ आईसीए के क्वेश्चंस कर लेना, इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा करा तो एंट्री होगी सेलिंग टू कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर करे, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट। सेल्स की एंट्री पता ही नॉर्मल कॉस्ट टू सेल्स और सेल्स टू कॉस्टिंग पीनल। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कहां से आएगा, फिनिश गुड्स से। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में गया तो फिनिश गुड्स में गया है, फिनिश गुड्स टू WIP। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, एंट्रीज हो गई, आप अपने हिसाब से कर लोगे। नीचे लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट,
तो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब एंट्री होती है WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। कितनी करूंगा? डायरेक्ट वेजेस का 150%, जो आपकी डायरेक्ट वेजेस है मल्टीप्लाई कर देना 150% से, अकाउंट आप बना लोगे। बेटा सुनो, मई 25 में इसका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। अगर मई 25 में नहीं आया तो कंफर्म है सितंबर या जनवरी में दिख जाएगा आपको, ठीक है। अकाउंट बनाने से इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज। आपने सारे ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, जनरल एंट्री अगर सारी सही हो गई तो क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। और जिन बच्चों को अगर डर भी लग रहा है बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का आया, 10 नंबर का आया, आप कुछ तो एंट्री सही करके आओगे। मैं कम से कम मेरे को बोलते बोलते 35 मिनट्स हो गए, 35 मिनट्स में आपने कुछ तो समझा ही होगा ना। और हर एंट्री का स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो प्लीज कोई भी चीज छोड़ के मत जाओ, गिव अप मत करो, लास्ट मिनट तक फाइट करते रहना कि भाई मेरे को अगर 100% नहीं भी समझ आ रहा, मुझे 90% 80% समझ आ रहा है, मैं कुछ तो लिख कर आऊंगा अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तो डाल ही दोगे, 1-2 नंबर मिल गए, एंट्रीज करोगे, क्या पता सारी एंट्री सही कर दी पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। फाइट करते रहना, हार नहीं मानना, ठीक है जी। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पहले दिखाता हूँ आपको। फायर डिस्ट्रॉय सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड यू हैव बीन एबल, इनकम्प्लीट लेजर ने पूरे करने हैं। मटेरियल में बैलेंस दे रखा है, लिख देना, जो क्वेश्चन का डाटा है वो लिख देना। वेजेस दे रखा है और यहाँ वेजेस कह रहा हूँ सॉरी, WIP दिया हुआ है और फिनिश गुड्स टू WIP की एंट्री भी दे रखी है। अगर फिनिश गुड्स टू WIP 151 है तो पहले इसकी एंट्री नीचे भी कर दो, यहाँ फिनिश गुड्स में भी एंट्री आ जाएगी टू WIP 1,51,000 करनी पड़ेगी, एंट्री देनी रखी। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है सर। और देखो और क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर कहीं से मुझे पेमेंट मिल जाए, बैंक मिल जाए, तो यहाँ पर परचेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम बैंक की जगह हम कॉस्ट लेजर लिखते हैं अगर नॉन इंटीग्रेटेड के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। देखो नीचे दे दिया पेमेंट हो गई, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई तो वहां से परचेज आ जाएगा, परचेज आएगा स्टोर लेजर में डाल दूंगा। सबसे पहले आपको यही वाला पॉइंट दिखा देता हूँ, ये देखो ना, सबसे पहले आपको यही वाला पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखो क्रेडिटर का अकाउंट देखना, क्रेडिटर के अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग डाला, दिखाऊं एक बार। ओपनिंग क्लोजिंग कितना था इसका क्रेडिटर का, 19,200 और 16,400, और पेमेंट कर दी थी, पेमेंट करी थी 89,200 की। 19,200 16,400 पेमेंट कर दी आपने इतने की, 89,200 की करी थी ना पेमेंट। ये देखो ओपनिंग और क्लोजिंग, पेमेंट इतनी करी, परचेज आ गया। इस परचेज को स्टोर लेजर में लेके जाऊंगा, स्टोर लेजर टू कॉस्ट। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, ऊपर दिखाता हूँ, स्टोर लेजर टू कॉस्ट, ठीक है। ये वाला कॉस्ट आएगा नीचे वाला, स्टोर लेजर टू कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ सर सही है बिल्कुल। आगे देखो और क्या बोला है, एंडिंग इन्वेंट्री WIP में जो WIP का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें बोला है मटेरियल होगा 5,000, ठीक है। लेबर कितना होगा, 300 के हिसाब से लेबर का अमाउंट ले लो। ओवरहेड कितना होगा, 300 घंटों के हिसाब से ओवरहेड का अमाउंट ले लो, ठीक है। लेबर का रेट है 10 तो यहाँ पर 10 ले लेना, और ओवरहेड का रेट है 4, यहाँ पर 4 ले लेना। ये क्लोजिंग WIP आ जाएगा। क्लोजिंग आ गया 5,000, 3,000, 8,000, 8,000 और 1,200 कितना हो जाएगा, 9,200। आओ चेक करते हैं WIP 9,200 आ रहा है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में करे हुए, फिगर्स तक रटी पड़ी है। एक एक क्वेश्चन बेटा पूरा पूरा अकाउंट बना के करवाया था। जो क्लास वाले बच्चे हैं वो तो देख ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी दिखाता हूँ, जैसे अपन ने ये पूरा बनाए हैं, नोट्स वगैरह बनाए हैं, और इन नोट्स के साथ साथ एक एक अकाउंट बना के हमने कराया, ठीक है। यहाँ तक सही है सर। आगे देखो, यहाँ तक सही है। अब WIP जो वेजेस की एंट्री है, वेजेस की एंट्री आप करोगे भी, क्या दिखाओगे, WIP टू वेजेस। कितने से दिखाऊंगा, 7,000 इंटू 10 70,000 से। देखो चेक करा देता हूँ, WIP टू वेजेस 70,000 से ये भी एंट्री दिखानी पड़ेगी। ये देखो WIP में गया टू वेजेस, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की एंट्री भी करोगे, क्योंकि ऊपर तो खर्चा तो इनका आएगा बैलेंसिंग फिगर, एब्जॉर्प्शन भी तो करूंगा। एब्जॉर्प्शन की एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, जो दूसरी एंट्री होती है। 7,000 घंटों पे 4 रुपए के हिसाब से 28,000, ये एंट्री भी करनी जरूरी है, सही है। बस इसके बाद तो सारे क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे अकाउंट्स। देखो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। स्टोर था, ओपनिंग और ये दे रखा है, ठीक है। और ये भी था, कॉस्ट लेजर भी आपको बता रखा है, WIP आ जाएगा। फिर यहाँ से बाकी सारे अकाउंट बन जाएंगे, कॉस्टिंग पीरियड वगैरह, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेन जनरल एंट्रीज है, ठीक है। आओ अभी रिकंसिलेशन भी साथ के साथ ही बता देता हूँ, आ जाओ देख लेना एक बार कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। रिकंसिलेशन सीधा यहीं से समझाता हूँ, या पहले नोट्स पढ़वा देता हूँ। आओ नोट्स पढ़ ही लो, ठीक है। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट अगर कभी बनाने को आ जाए तो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट कैसे बनाना है सुनना। आपको पता है जब हम अकाउंट्स का P&L बनाते हैं तो यहाँ प्रॉफिट दिखाते हैं, सही बात है ना क्रेडिट साइड पे आता है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ। अगर आपको पता चल गया अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ, कुछ दिमाग नहीं रखना, अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ है, अकाउंट्स का लॉस दूसरी तरफ आएगा।
अकाउंट्स का प्रॉफिट यहाँ है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट दूसरी तरफ आएगा, तो कॉस्ट का लॉस दूसरी तरफ आएगा। सिंपल, पहले इतना समझो। देखो, आपने मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया, अकाउंट्स का प्रॉफिट इधर है, अकाउंट्स का प्रॉफिट इधर, तो अकाउंट्स का लॉस इधर। चार में से कोई ना कोई चीज तो देगा। कॉस्ट का प्रॉफिट सामने वाली तरफ क्योंकि अपोजिट चलेगा, तो कॉस्ट का लॉस इस तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने शुरुआत करी अकाउंट्स के प्रॉफिट से, तो क्रेडिट साइड पे सारी एंट्री आएगी जहां पे अकाउंट्स का प्रॉफिट मैं बढ़ा रहा हूँगा, और यहाँ आएगा अकाउंट्स का प्रॉफिट अगर कम कर रहा होगा। कोई भी रिकंसिलिएशन की ऐसी एंट्री आई, अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सही है। दूसरा, अगर यहाँ अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ने वाला आ रहा है, मतलब यहाँ कॉस्ट के प्रॉफिट कम होने वाली एंट्रीज आएगी, यहाँ कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ने वाली एंट्रीज आएंगी। ठीक है, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ अकाउंट्स था तो अकाउंट्स के प्रॉफिट के बढ़ने वाली एंट्रीज, कॉस्ट का कम, यहाँ अकाउंट्स कम कॉस्ट ज्यादा। ठीक है, अब कुछ एंट्रीज रिकंसिलिएशन पढ़ने से पहले ही आपको अच्छे से लॉजिक पता होने चाहिए थोड़े से। कहीं भी वर्ड ओवर एब्जॉर्ब लिखा है, वैसे हम ओवर एब्जॉर्ब को रिकवरी मानते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन मैं आपको ये बोल रहा हूँ ओवर एब्जॉर्ब को मानना कि कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा हुआ है, कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। मानोगे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा यानी कि प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है सर। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब कॉस्ट में खर्चा कम है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर कहीं भी वर्ड लिखा है एक्चुअली इनकर, एक्चुअली इनकर का मतलब होता है फाइनेंशियल बुक्स, और रिकॉर्ड या एब्जॉर्ब का मतलब कॉस्टिंग। क्योंकि रिकॉर्ड या एब्जॉर्ब ऐसा कभी आपने अकाउंट्स में पढ़ा है? अकाउंट्स वाले सर कभी नहीं पढ़ाते ये बात हम पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन और रिकवरी वगैरह। ठीक है, अब समझो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम है दैट मींस खर्चा क्या हो गया? कम, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो इनकम कम, मतलब प्रॉफिट कम। सेम किसका करेंगे अब? ओवर वैल्यूएशन। अगर ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग का बोलूं, ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग आता है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में कोई चीज ज्यादा आ रही है मतलब खर्चा ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक का होगा तो इनकम ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन क्लोजिंग स्टॉक के लिए कि कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक कैसे लेना है, तो हम हमेशा लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑलवेज आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे लोगे। ठीक है, ये एक डाटा है क्वेश्चन का, ये और देख लो बस, इसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, समझना, क्योंकि खाली आईसीआई नहीं ना, जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे देखने जरूरी है। देखो, अगर कहीं पे नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 दे रखी है, सेल हुई 50,000 की, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस इतने, अगर एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस इतने हैं तो जो फाइनेंशियल पीएनएल बन रहा है उसमें तो खर्चा सीधा दिखा दूंगा 1.5 लाख। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस सीधा 1.5 लाख आ जाएंगे, फाइनेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा 1.5 लाख दिखा दूंगा। बट कॉस्ट शीट में कैसा दिखाऊंगा? उसने बोला इसका 60% फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले 1.5 लाख का जो 40% वेरिएबल है, पहले तो वो लिख दो, प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा लिख दो वेरिएबल जो पार्ट आ रहा है। वेरिएबल आ रहा है आपका 60,000। ठीक है, 40%। अब बात समझना, फैक्ट्री एक्सपेंस जो फिक्स वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो उतने ही होंगे, 50,000 यूनिट के ही होंगे, क्योंकि वेरिएबल हमेशा एक्चुअल के हिसाब से होते हैं। ठीक है, बट 1.5 लाख का 60% फिक्स है, ये कितना हो गया? 90,000। बट बेटा जो फिक्स है, फिक्स तो हमेशा नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से सोचा होगा ना। जैसे मैं सोच रहा हूं कि इस कमरे का जो रेंट है, रेंट 90,000 है, 90,000 प्रोवाइडेड मैं 60,000 यूनिट बना लूंगा, पर मैंने 60 थोड़ी बनाया, मैंने तो 50 बनाए, तो 50,000 पे खर्चा तो लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 60,000 से डिवाइड करके 50,000 से मल्टीप्लाई, ये खर्चा लाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट भी आ रहा था, आपने तो फिक्स में वेरिएबल वाला ट्रीटमेंट कर दिया, वेरिएबल में फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, सही से समझोगे समझ आ जाएगा। 1.5 लाख का पहले जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा एक्चुअल यूनिट्स का ही होता है, मतलब ये हमेशा 50,000 यूनिट का ही होगा, वेरिएबल में कभी झंझट नहीं होता। बट फिक्स हमेशा नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से होता है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके 50,000 पे लाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कॉस्ट शीट 50,000 की बना रहा हूँ। बाद में जब 10,000 बिकेंगे, जब वहां पे दिखाऊंगा खर्चा, ऐसा नहीं है खर्चा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट वैसे बहुत एक अलग टाइप का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था कि गलती से अगर कभी कॉस्टिंग का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो ये काम में आएगा। तो समझाता हूं, अगर आपको समझ में आए तो देखना। जनरली होता क्या है, रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन समझो। कॉस्ट शीट बोलेगा बनाने को, या तो फाइनेंशियल पीएनएल, या दोनों दे देगा और आपको बोलेगा सिर्फ रिकंसिलिएशन दिखाओ, बोलता है ऐसे। बट अगर कभी उसने रिकंसिलिएशन और कॉस्ट शीट दे दी और आपको फाइनेंशियल पीएनएल बनाने को दे दिया, तो कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में, ठीक है, गलती से कभी आ गया तो अपन क्या करेंगे, देखो फाइनेंशियल पीएनएल के अगर कोई डेबिट साइड वाला आइटम है तो पहले उसे एक्स ले लो, ठीक है, ये एक्स ले लिया। अब मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन में देखो उसकी एडजस्टमेंट डेबिट साइड में आ रही है क्रेडिट,
क्योंकि डेबिट साइड में और रिकंसिलेशन में डेबिट साइड में ही कोई एंट्री आ रही है तो प्लस करना उससे रिलेटेड, क्रेडिट साइड में आ रही है तो माइनस करना और इक्वल टू में रख देना कॉस्ट शीट वाली फिगर, यहाँ से x आ जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, जब कॉन्सेप्ट वीडियो आएगी उसमें एक क्वेश्चन भी यहाँ तक दिखा दूंगा, ठीक है। बट अभी क्योंकि मेरे को ICAI स्टडी मेट खत्म करना है तो मैं आ रहा हूँ दोबारा से उस पर। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन में आपको डाटा दे रखा है, सेल है इतनी, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेलिंग है, फिनिश गुड्स इतने बनाए, ठीक है सर। WIP में दे रखा है इतना इतना खर्चा है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता, ठीक है। इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड में उसने बोला फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करना है 100% ऑफ वेजेस पे, एडमिन ओवरहेड को दिखाना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है इतने पे, ठीक है। कह रहा है रिकंसिलेशन करना है, लेकिन रिकंसिलेशन से पहले P&L वगैरह बनेगा, तो P&L में तो ऊपर की सारी फिगर्स, जो ऊपर ये सारी फिगर दे रखी है सारी, देखो सेल्स आ गई, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, WIP आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर सारे खर्चे आ गए, देखो मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री सब, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल में तो सब कुछ आएगा, ठीक है। अब कॉस्ट शीट बनाई, कॉस्ट शीट में मटेरियल, वेजेस उतना, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, ये आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड बोला था जितनी वेजेस है उतना ले लेना, ले लिया। क्लोजिंग WIP वैल्यू दे रखी थी 70,000, उसे वही वैल्यू ले ली, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग WIP की वैल्यू कैसे निकाली है एक बार आपको बता देता हूँ। देखो क्लोजिंग WIP वैसे तो 70,000 आ रहा है आपका, ये 70 ऐसे आया है। जब मैं कॉस्ट शीट का निकालूंगा तो कॉस्ट शीट का ऐसे लूंगा, क्लोजिंग WIP में मटेरियल आएगा 30,000, लेबर आएगा 20,000 और ओवरहेड में कॉस्ट शीट वाला लूंगा भाई, ओवरहेड तक कॉस्ट शीट में वेजेस जितना ही तो 20,000। तो ये इत्तेफाक से सेम वैल्यू आ गई अकाउंट्स वाली, हो सकता था अलग भी आ जाए क्योंकि ओवरहेड मुझे वेजेस पे रिकवर करने थे, मैंने वैसे ही रिकवर करे, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, इतने यूनिट्स की है, एडमिन ओवरहेड जोड़ा जो कि 10% था फैक्ट्री कॉस्ट का, क्लोजिंग आया इतना। अब क्लोजिंग को किस पे लूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ये देखो इसने नीचे दिखाया भी है, इसने नीचे यहाँ दिखा रखा है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इतने यूनिट की, डिवाइड कर दिया इतने यूनिट से और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 10 रुपये था, 10 रुपये ओनली यूनिट सोल्ड पे होगा, सोल्ड यूनिट 20,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट सब कुछ आ गया। अब रिकंसाइल कैसे करोगे, रिकंसाइल देख लो, एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना एक बात, कॉस्ट शीट का चैप्टर लेकर आऊंगा, वैसे हर एक बच्चे को पता होगा जो मेरे बच्चे इसमें पेपर दे रहा है कि कॉस्ट शीट में एक एडजस्टमेंट, एक अमेंडमेंट आई है कि वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर अब आपको इंटरेस्ट भी जोड़ना होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, नॉन इक्विटी कुछ भी है, इक्विटी को छोड़ के कोई भी इंटरेस्ट है, तो एक आपका आइटम आता था कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद आता था प्रॉफिट, फिर आता था सेल्स। तो यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ बोला एक सेपरेट आइटम जोड़ देना इंटरेस्ट का कॉस्ट शीट में, ठीक है। बट अगर कभी भी रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं जोड़ना, सिर्फ कॉस्ट शीट होगी, जोड़ना है। रिकंसिलेशन के क्वेश्चन में इंटरेस्ट को माना जाएगा, इट इज एन आइटम ऑफ रिकंसिलेशन जो सिर्फ फाइनेंशियल P&L में आ रहा है और मैं रिकंसिलेशन में लूंगा, कॉस्ट शीट में मत दिखाना, बार बार बोल रहा हूं। कॉस्ट शीट का सेपरेट क्वेश्चन आया, बस वहां पर अमेंडमेंट है, बाकी आगे कहीं भी आया, कॉस्ट के कोई भी चैप्टर में इंटरेस्ट आया, मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा, ध्यान रखना, ना रिकंसिलेशन में ना कहीं और, ठीक है। बस अब रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल के लिए देखना पड़ेगा जो जो आइटम अलग अलग है उन बेसिस पे रिकंसाइल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग और बाकी सारी चीजें, ठीक है। मैं अभी रिकंसिलेशन में आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकना, मैं रिकंसिलेशन समझाता हूँ आपको। ये इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, मैं एक मिनट रिकंसिलेशन पे आ रहा हूँ। ये रिकंसिलेशन है ना कोई वैसा क्वेश्चन देख रहा हूँ रिकंसिलेशन का जो मैं आपको आराम से समझा दूं बस पहले, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब समझना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ, ठीक है। अकाउंट आप खुद बना लोगे, ठीक है, समझना। रिकंसिलेशन का अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट और अकाउंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पियानो कंपनी शो अ नेट लॉस ऑफ 4,16,000 एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स का लॉस है 4,16,000 और कॉस्ट का लॉस है 3,28,000। आप लेने को किसी का भी बेस ले सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में बोला तो नहीं है ना कोई बेस लेने को, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में कोई बेस नहीं बोला, हम कोई भी बेस ले सकते हैं। अकाउंट्स का इतना आ रहा है, कॉस्ट का इतना आ रहा है, मैं कॉस्ट से करके दिखाता हूँ, बाकी अकाउंट से भी करोगे तो भी समझ आ जाएगा। कॉस्ट से लॉस है इतना, लास्ट में इस लॉस पे पहुंचना है, प्लस माइनस करना है। देखो आराम से समझना, मेरे दो हाथ है, एक हाथ है कॉस्ट का, एक हाथ है अकाउंट्स का, जिसको बेस लोगे बस वही हिलेगा और कुछ नहीं हिलेगा। मतलब अगर कॉस्ट को बेस लिया है तो कॉस्ट वाले हाथ को ऊपर नीचे करूंगा, ये फिक्स रहेगा, अकाउंट्स वाला फिक्स रहेगा। समझो, पहली एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर, सुनना ध्यान से।
फैक्ट्री ओवरहेड अंडर का मतलब है कॉस्ट में खर्चा कम। अगर कॉस्ट में खर्चा कम तो पहले दोनों के प्रॉफिट बराबर थे, कॉस्ट में खर्चा कम तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, अब मेरे को कॉस्ट वाले हाथ को ही ऊपर नीचे करना, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो। दोबारा सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर मतलब कॉस्ट का खर्चा कम है, कॉस्ट का खर्चा कम है, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्ट को बेस लिया, इसी को ऊपर नीचे करूंगा, कम कर दो। कम कर दो मतलब माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझना। एडमिन का खर्चा ओवर रिकवर, अगर एडमिन का खर्चा ज्यादा है कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्लस कर दो। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन इतना, कॉस्ट में इतना। अगर ध्यान से देखोगे कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, 10,000 से बढ़ाओ। ठीक है, और सुनो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि कॉस्ट में नहीं है, कॉस्ट में नहीं है मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, दोबारा से बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि जिसको बेस लेता हूं बस उसी को ऊपर नीचे करूंगा, ध्यान रखना। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स का खर्चा अकाउंट्स में जाता है, खर्चा अकाउंट्स में गया मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि अकाउंट्स का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट को कम कर दो, कम कर दो, कम हो गया। ट्रांसफर फी मुझे नहीं पता क्या होती है, हमेशा बताएगा अकाउंट्स में कोई चीज क्रेडिट करिए बेटा, अकाउंट्स में कोई चीज क्रेडिट करिए मतलब अकाउंट्स में खर्चा, अकाउंट्स में क्रेडिट करिए मतलब अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो। हो रहा है ना क्लियर। स्टोर एडजस्टमेंट फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट है, अकाउंट्स में फिर कोई चीज क्रेडिट करी, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, कॉस्ट को बढ़ा दो। करके देखें एक बार, मैच हो रहा है क्या। सबसे पहले लेना -328 और फिर ये सारे प्लस माइनस, आओ मैच करके देखते हैं। माइनस का 328 है ना, तो मैं पहले 328 ले लेता हूं, है ना। हाँ माइनस आ गया ना, -328। फिर क्या है, माइनस करना है 6,000, प्लस करना है 4,000, फिर क्या करना है, प्लस करना है 10,000, 10,000 के बाद प्लस करना है 20,000, 20,000 के बाद माइनस करना है 120। ठीक है, 120 के बाद प्लस कर दूं सीधा 4,000, 4,000 प्लस कर देता हूँ, 416 आ रहा है, 416 आ रहा था ना, 416 मैच कर गया। ठीक है, अब रिकंसिलेशन में आप एंट्री कैसे डालोगे, देखो अगर अकाउंट आ गया, अकाउंट में कैसे, प्रॉफिट और लॉस है ना, तो देखो कॉस्ट का लॉस है, कॉस्ट का लॉस किधर जाएगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट इधर जाता था, तो अकाउंट्स का लॉस इस तरफ, अकाउंट्स का लॉस इस तरफ है ना, तो यहाँ दिखा दूंगा 4,16,000 और यहाँ दिखा दूंगा 328, और आप मैच कर लेना। मैच कैसे करोगे, देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स का कोई प्रॉफिट बढ़ रहा था इस तरफ, तो कॉस्ट का प्रॉफिट अगर कम होगा तो इस तरफ आएंगी सारी एंट्री, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो सारी एंट्री इस तरफ आएगी। अब देखो पहले में प्रॉफिट कम हो रहा है, 6,000 कम हो रहा है ना, मतलब एंट्री देखना, एंट्री 6,000 माइनस की है ना, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो रहा है, 6,000 यहाँ दिखाऊंगा, 6,000 के बाद 1,20,000 यहाँ दिखाऊंगा, बस यहाँ और कुछ नहीं, बाकी सारे आइटम यहाँ। तो ऊपर से चलूँ तो 4,000, 10,000, 20,000 और 4,000। अब आप मैच कर लो, आपका अकाउंट मैच कर जाएगा, ऐसा अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे आप रिकंसिलेशन कर सकते हो, कहीं पर कोई भी रिकंसिलेशन आएगी, अब मैं बोल दूंगा रिकंसिलेशन हो गई, रिकंसिलेशन इसी तरीके से हमें करनी है। ठीक है, यहां तक हो गया ना सब कुछ। आओ, रिकंसिलेशन भी हो गई हमारी अच्छे से। ठीक है, तो ये रिकंसिलेशन का अपन ने स्टेटमेंट वैसे ही बनाया पूरा, जिन जिन आइटम में डिफरेंस होगा ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन। स्टोर है, सारी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करेंगे फटाफट, अब सिर्फ जनरल एंट्रीज देखना। स्टोर का अकाउंट दे रखा है, पहला हो गया ओपनिंग बैलेंस, इस तरफ आ जाएगा डेबिट साइड में। परचेज करा, एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आ गया ट्रांसफर फ्रॉम WIP, WIP से आया, मेरे पास आया, तो स्टोर टू WIP। आपने इशू करा WIP में, तो WIP टू स्टोर। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ इशू करा, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर। ध्यान रखना सारी एंट्री स्टोर की हेडिंग में आ रही है। ठीक है, सोल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट ऑफ इतना। अब देखो आपने कुछ स्पेशल केस की तरह बेचा है। ठीक है, स्टोर में एंट्री कितने से एंट्री है, 5,000 से। ठीक है, और दिखा देता हूं आपको स्टोर में 5,000 किससे दिखाऊंगा, आपने बेच दिया ना, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल आएगा और साथ में स्टोर आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। शॉर्टेज इन ईयर, शॉर्टेज इन ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, खत्म हो गया बस। ठीक है, और देखना बेटा WIP में क्या करूंगा बताओ जल्दी से, बैलेंसिंग फिगर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, तो एंट्री होगी WIP टू वेजेस कंट्रोल। ओवरहेड चार्ज, एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। क्लोजिंग बैलेंस है, जितना आउटपुट है सारा 10% पे बेच दिया, तो फिनिश गुड्स में जो भी लास्ट में कॉस्ट आ रही होगी उसमें 10% जोड़ देंगे। ठीक है, अदर्स में ले रखा है वेजेस फॉर द पीरियड, वेजेस फॉर द पीरियड है तो एंट्री होगी वेजेस टू कॉस्ट, यहां तक तो सही है। ओवरहेड एक्सपेंस, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, बस हो गया। कह रहा है P&L बनाओ, कॉस्ट लेजर बनाओ, ये देखो आपने कॉस्ट लेजर पूरा बना दिया। कॉस्ट लेजर में बस एक चीज आपको दिखा देता हूं,
लास्ट में जो हमारा आउटपुट गया 2 लाख गया, तो 2 लाख में 10% सेल हो जाएगी 220, ठीक है। इस बेसिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन जाएंगे और कॉस्ट रिकॉर्ड है, पीएनएल है, रिकंसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। पीएनएल में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, पीएनएल में तो जो कुछ होगा सब कुछ सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन इतनी है, वेजेस इतनी है। पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से मटेरियल का कंजम्पशन इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट पे इतना लेना है, एडमिन इतना, डिस्ट्रीब्यूशन इतना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप करके देख लोगे। नॉर्मल फाइनेंशियल पीएनएल बनाना है, तो फाइनेंशियल पीएनएल इस डाटा से पूरा बन जाएगा। नीचे डाटा कॉस्ट शीट का दे रखा है, कॉस्ट शीट बनाओगे इससे और रिकंसाइल कर दोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं करा रहा। रिकंसिलेशन वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा। अब नीचे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ये भी बहुत नॉर्मल है, सेम वैसा बैलेंस वाला है। स्टोर लेजर में बैलेंस दे रखा है, डब्ल्यूआईपी में, फिनिश गुड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड में बैलेंस और यहाँ क्रेडिटर का बैलेंस। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब जो एंट्री होती है डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड, उसके लिए कह रहा है किस रेट पर करनी है। ओवरहेड आपने पढ़ा है, ओवरहेड का रेट निकलता है बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेस। तो बजटेड ओवरहेड 675 और 4.5 का बेस है, तो 675 को 4.5 लाख से डिवाइड कर दो। 675 को 4.5 लाख से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख, 1.5 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर। 1.5 रुपये से एंट्री आएगी, 1.5 रुपये और जितने लेबर आवर्स होंगे। अब लेबर आवर्स देख लेते हैं, नीचे कितने लेबर आवर्स दे रखे हैं। ये देखो टोटल में है 28,200, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 28,200 से। देखो ये एंट्री दिखा देता हूँ एक बार आपको, 46 पेज है ना, ये एंट्री दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो हमारा भी 1.5 रुपये आया था, हाँ 1.5 रुपये आया। एंट्री क्या होगी लास्ट में, एंट्री देखना, ये देखो इन्होंने एंट्री करी होगी डब्ल्यूआईपी से, एंट्री करके दिखाई नहीं कराई। ये देखो डब्ल्यूआईपी में गए टू फैक्ट्री ओवरहेड था ना, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 रुपये और 28,200 था ना, 28,200, हाँ मैच कर रहा है। 1.5 रुपये इंटू में 28,200, ठीक है। तभी कह रहा था एंट्री करके देखोगे ना समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बैलेंस इन अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, बैलेंस इतना दे रखा है और पेमेंट करी है इतने की। पेमेंट करी है, वहां से क्या निकल कर आएगा, परचेस, परचेस जाएगा स्टोर टू कॉस्ट में। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंट्री आपको पता है, सीधा एंट्री कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, ठीक है। ये डब्ल्यूआईपी दे रखा है, डब्ल्यूआईपी में 3,000 का खर्चा हुआ है 3,000 का खर्चा है वेजेस का, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 6,000 है मटेरियल का। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 3 चीज आएगी, मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, ओवरहेड भी आएगा। मटेरियल कितना है 6,000, लेबर है 3,000, ओवरहेड कितना लूंगा, ओवरहेड का रेट निकाला था ना आपने ऊपर, ओवरहेड का रेट था 1.5 रुपये, है ना। ओवरहेड का रेट आएगा 1.5 रुपये और मल्टीप्लाई करूंगा 1200 घंटों से, ये वैल्यूज आएंगी। चेक कराऊं, देखो 6 और 3 9,000 और ये कितना हो गया 1200 इंटू में 1.5 1800, 9,000 और 1800 हो गए 10,800। देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,800 दिया हुआ होगा, चेक कराता हूँ, देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,800 दिया हुआ होगा। डब्ल्यूआईपी ये देखो 10,800 मैच कर रहा है ना, 10,800, हाँ सर मैच कर रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेबर का खर्चा, लेबर का खर्चा यहाँ से लेबर का रेट निकालोगे, लेबर का रेट आएगा 3,000 बाय 1200 यानी 2.5 रुपये। 2.5 रुपये लेबर का रेट आया, मतलब जो एंट्री करूंगा मैं वेजेस टू कॉस्ट वो 2.5 रुपये के हिसाब से करूंगा, टोटल 28,200 घंटों पे। और लास्ट एब्जॉर्प्शन की एंट्री वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ मंथ में ये सारे बैलेंस है, बैलेंस डाल दोगे। देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो कहाँ जाएगा, कॉस्ट लेजर में, ठीक है। ये देखो अब मैं एंट्रीज बताता हूँ आपको। मटेरियल परचेज करा, एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट। इशू करा प्रोडक्शन में, एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी टू स्टोर। फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर। सबके लास्ट में तो स्टोर आएगा क्योंकि सामान जा रहा है स्टोर से, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भेजा तो एंट्री होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट टू स्टोर, क्योंकि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना रहे हैं। ये देखो ऊपर बैलेंस दे रखा है मेरे को, बैलेंस है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो अकाउंट बना रहे हो, एंट्री जाएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू स्टोर। ग्रॉस वेजेस पे इतने करे तो एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट, जिसमें से इनडायरेक्ट इतनी है तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू वेजेस, ठीक है। अच्छा 150 में से अगर 50 ये हैं तो बाकी की 100 क्या हो गई, डायरेक्ट। डायरेक्ट हो गई तो एंट्री आएगी डब्ल्यूआईपी टू वेजेस, सही है, हाँ सर। वर्क ओवरहेड, खर्चा इतना करा तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट, कह रहा है ऊपर के सब चीजों को छोड़ के खर्चा और इतना करा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गया तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है।
अंडर एब्जॉर्ब इतना है, अंडर एब्जॉर्ब है मतलब नुकसान हुआ होगा, तो कॉस्टिंग पीनल डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी तो आ जाएगा। रॉयल्टी पेड नॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा डब्ल्यूआईपी में सीधा जाएगा, डब्ल्यूआईपी टू कॉस्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट, और फिर कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेलिंग, सेल्स दे रखी है, क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। लॉस जो भी हुआ है वो फैक्ट्री में डालना, नहीं लिखा होता तो भी हम नॉर्मल लॉस मान रहे थे, फैक्ट्री में लेके जा रहे थे। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, अब बस ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने वहाँ बताया भी था, अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कॉस्ट लेजर में भेजना पड़ेगा। देखो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया नहीं, हाँ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, कॉस्ट लेजर आएगा, सारा का सारा बैलेंस, ठीक है बस। और जीपी मार्जिन 20% ऑन सेल्स है, यहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, क्योंकि सेल मेरे को दे रखी है 450, तो 20% माइनस करोगे 90, 360 की आ जाएगी। ट्रांजेक्शन मतलब अमाउंट तक याद हो गए अच्छे से, ठीक है। नरेशन नहीं चाहिए, इंटीग्रेटेड के हिसाब से क्वेश्चन करना, आओ नरेशन नहीं चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज 50% ऑन क्रेडिट, एंट्री बताओ जल्दी से। स्टोर टू बैंक और साथ में टू क्रेडिटर, 3-3 लाख है ना, एंट्री चेक करते हैं, आओ ठीक है। पहली WIP टू स्टोर, अब तो सर ये आ गई ना, सिंपल है, WIP टू स्टोर। वेजेस पेड, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब नहीं है, फिर वो बाद में एंट्री डालूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस आधा और WIP टू वेजेस आधा, नरेशन नहीं चाहिए थी। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर, फैक्ट्री ओवरहेड टू बैंक ठीक है, मतलब अगर मैंने ऊपर कहीं कॉस्ट बोला, कॉस्ट नहीं आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड के अकाउंट बना रहे हो आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ इंटीग्रेटेड, ठीक है। आगे चार्ज टू प्रोडक्शन एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, चेक करा देता हूँ, ठीक है। आगे आओ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक, बैंक में जाएगा खर्चा। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट है, एंट्री होगी फिनिश गुड्स, कहाँ से सामान आएगा, WIP, तो फिनिश गुड्स टू WIP, ठीक है। फिर अगली एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, वो तो ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में दोनों चीज़ें जाएगी, ये दोनों, इसकी एंट्री करनी होती है, पहले भी सीखी थी हमने एक इलस्ट्रेशन में। सेल्स करी क्रेडिट में, तो एंट्री होगी कैश और डेटर टू सेल्स, है ना, कैश डेटर टू सेल्स, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, कोई वैल्यू नहीं है, रिसीट फ्रॉम डेटर क्रेडिटर, अरे सेम क्वेश्चन, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन, ठीक है। ये हो चुका हमारा, ये देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था नॉर्मल वाला 60,000 और 50,000, तभी कह रहा था नोट्स अच्छे से पढ़ के जाना। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के साथ रिकंसिलेशन का डिस्कस करा, ये देखो सेम वैल्यूज के साथ, क्या सेम वैल्यू है, बिल्कुल 60,000 50,000 एक्चुअल होगा, फाइनेंशियल में पूरा जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी जा रही है आपकी, पूरा डिस्कस करा है 60 और 75, ठीक है। सबसे पहले आपको यही पॉइंट दिखाया था, देखो 1.5 लाख 60% फिक्स, ठीक है। आओ सबसे पहले आपके साथ यही वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ में ये देखो P&L में खर्चा जाएगा 1.5 लाख और नीचे जा रहा था हमारा 60 और 75, यही पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलेशन वगैरह सब हो जाएगा आपसे, ठीक है। आओ दोबारा बताता हूँ, मटेरियल और ये सब ठीक है। अगला देखना, एडमिन का खर्चा 45 है जो पूरा फिक्स है, क्या करूंगा सर, फाइनेंशियल अकाउंट में पूरा इतना जाएगा, कॉस्ट में कितना जाएगा, कॉस्ट में जाएगा 45,000 है, 60,000 यूनिट का, मुझे चाहिए 50,000 का। देखो चेक करा देता हूँ, जब कॉस्ट शीट बनाओगे ऐसे कराना, 45,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 50, ठीक है। सेलिंग में आओ, सेलिंग में बोला है 40% फिक्स है, पहले तो 60% अलग करो, वेरिएबल में कोई झंझट नहीं होता, वेरिएबल ऐसे ही आएगा, बाकी का 40% मतलब 12,000, ये 60,000 यूनिट का खर्चा है, मुझे चाहिए 50,000 का। फिक्स को बांटते हैं, ध्यान रखना, देखो दिखा देता हूँ, 18,000 लिया, ये सीधा आ गया, खत्म, और इंटरेस्ट है ये फाइनेंशियल में जाएगा, फिर आप अकाउंट्स को रिकंसाइल कर लोगे, ठीक है। रिकंसाइल करना एक बार बता दूं ऊपर ऊपर से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो एक बार रिकंसाइल कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप कॉस्ट शीट उठाया करो, कॉस्ट शीट में ये देखो पूरा क्वेश्चन करा ही देता हूँ। देखो मटेरियल और वेजेस है 5 लाख 2.5 लाख, आपने फाइनेंशियल P&L बनाया, फाइनेंशियल P&L में भी है 5 लाख और 2.5 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। अब देखना इसके बाद फैक्ट्री का टोटल खर्चा है 135, फैक्ट्री का खर्चा यहाँ 135 है, यहाँ 1.5 लाख है, समझना फैक्ट्री का खर्चा एक तरफ 135 है, दूसरी तरफ 1.5 लाख। अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा, अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का ज्यादा है। अगर कॉस्ट को बेस ले रहा हूँ तो कॉस्ट को कम कर दूंगा, कॉस्ट को कम, अगर कॉस्ट को बेस ले रहा हूँ तो कॉस्ट कम होगा। बेस किसको लिया है, कॉस्ट को लिया है, तो कॉस्ट को कम करूंगा मतलब माइनस करूंगा, ये देखो फैक्ट्री वाले खर्चे को माइनस करा हुआ है 15 से। और देखना आगे, यहाँ तक सही है, कॉस्ट शीट में इतना हो गया। आगे देखो एडमिन का खर्चा, ये सब हटा देता हूँ ताकि मैच आराम से हो पाए। एडमिन का खर्चा 37,500, ऊपर फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा कितना है, ये भी खर्चा ज्यादा, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है, इसका ज्यादा है, कॉस्ट को फिर कम करूंगा, कम कर दूंगा 45,000 और 37,500 का डिफरेंस कम कर दूंगा 7,500, ठीक है। सेलिंग पे आओ, सेलिंग का खर्चा 28 और सेलिंग का खर्चा ऑब्वियसली फाइनेंशियल में ज्यादा आ रहा है 30,000, 2,000 का डिफरेंस है, सेम होगा कम होगा,
तो 2000 से इसको कम कर देंगे, ये देखो ये 2000 से कम कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, कॉस्ट शीट हमारी खत्म हो गई। अब कॉस्ट शीट खत्म हो गई तो अकाउंट्स पर चले जाओ। अकाउंट्स पर देखो सेल में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ सब कुछ हो चुका, इंटरेस्ट बचा है। इंटरेस्ट की वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा है, कॉस्ट का कम है, कॉस्ट को बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ये प्लस होगा आप मैच करके देख लेना, रिकंसिलिएशन मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनली बच्चों 1 घंटे 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो चुका। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, इसके ऊपर कोई केस बेस्ड सिनेरियो नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप ये अच्छे से नोट्स करके चले जाओ। बेटा 8 पेज के नोट्स हैं, मैं आपको कहता हूँ इस 8 पेज के बाहर कोई एंट्री नहीं आएगी। आपने अगर पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये बात पता चल गई होगी, इस पूरे के क्वेश्चंस के बराबर, इस पूरे नोट्स के बराबर पूरा चैप्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस आपको तसल्ली से पेपर में अकाउंट बनाने हैं, अगर अकाउंट का क्वेश्चन आया, और एंट्रीज करनी है। एंट्री करनी आपको आती है। जैसे एक एंट्री बताता हूँ, नॉर्मल सी एंट्री। तो एंट्री होती है WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। मान लो 10,000 से एंट्री करी कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब इतना हुआ है 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी एंट्री को कहाँ डालूंगा, WIP के अकाउंट में बेटा यहाँ डाल दो, टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना 10,000, और फैक्ट्री ओवरहेड में कहाँ चले जाएगा, यहाँ दिखा दो बाय WIP कितना 10,000, खत्म। ऐसे सारी डबल एंट्रीज करनी है, बस हो जाएगा क्या। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मजा आया, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मुश्किल से कुछ छोड़ा होगा तो एग्जैक्टली सेम छोड़ा है, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस आया नहीं आया जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, जरूर मेरे साथ कनेक्ट करिएगा, ठीक है गाइस। चलो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।